पिछली क्लास में हम लोगों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के वेरियस प्रोविजंस पे डिस्कस किया था। मैंने आपको ये बताया था कि वॉलंटरी और कंपलसरी दोनों तरीके से आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। प्रोसेस सेम है, फॉर्म सेम है, स्कीम अलग अलग हो सकती है। तो आप जिस भी स्कीम में जाएं, कंपोजिशन या रेगुलर में, वो आप अपनी नीड के हिसाब से जा सकते हैं। और मैंने आपको इस क्लास में ये भी बताया था कि आपको सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी सॉफ्ट कॉपी लेके बैठना है, अपलोड करने पड़ेंगे जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। और रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन तो हमें ही लगानी होती है। रजिस्टर्ड उनको कैसे करना है, कब करना है, उनको आपको कहीं बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन के लिए तो नहीं बुलाना है, ये सब उनके हाथ में। ये आपका वेरियस डेटा जो पैरामीटर्स है उसके आधार पर वो तय करते हैं डिपार्टमेंट। फिलहाल में अब मैं इसी क्लास में प्रैक्टिकल पार्ट पर बात करने वाला हूँ कि रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कैसे लगाई जाती है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में यह भी बताया था कि इसके लिए कोई फीस नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रक्रिया है और सीधे सीधे जीएसटी पोर्टल पर आप घर बैठे ऑफिस में बैठे ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जीएसटी पोर्टल मैंने ओपन कर रखा है, रजिस्टर्ड करके ऑप्शन डायरेक्ट दे रखा है। यहाँ से भी आप रजिस्टर्ड हो सकते हो, सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में जाके, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके भी आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। कहीं से भी आप दोनों जगह से आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। चलिए मैं यहीं से क्लिक करता हूं। अब हमें सबसे पहले देखिए, हमें यहां पर ये है REG 01 का पार्ट ए। हमेशा ध्यान देना, रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, GST REG 01। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहां पर नोट मेकिंग भी करते चलूंगा ताकि आपके लिए अच्छा हो जाए, आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन होती है ना रजिस्ट्रेशन की, जिसे हम कहते हैं GST REG 01, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, इसके दो पार्ट होते हैं। ये जो पहला पार्ट होता है इसे हम पार्ट ए कहते हैं, बेसिक डिटेल इसमें जाती है और आपकी सारी बिजनेस से रिलेटेड जो मेन डिटेल है वो जाती है पार्ट बी में। और पार्ट बी तक आप तभी पहुंच पाओगे जब आपने पार्ट ए को कंप्लीट किया हो। पार्ट ए में आपको मेनली अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपना पेन, ये आपको पार्ट ए में बताना होता है। पार्ट ए भरने के बाद आपको टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है, TRN कहते हैं, जिसको आप 15 दिन में यूज करके कौन सा पार्ट भर सकते हो, पार्ट बी भर सकते हो। पार्ट बी में बहुत सारी टेबल्स होती है, याद रखिएगा। और पार्ट बी में आपको भरते वक्त बहुत सावधानी रखनी पड़ती है और पार्ट बी में आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच भी करने पड़ते हैं। और पार्ट बी जब आप कंप्लीट भर लेते हो तो पार्ट बी भरने के बाद आपको एक नंबर जनरेट होता है जिसे कहते हैं ARN, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी कहते हैं इसको, और इसी को हम GST REG 02 कहते हैं। यहां हमारा काम हो जाता है खत्म। इसके बाद आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। आपके मेल आईडी पर 2 तरीके के मेल इसके बाद आ सकते हैं, 2 नहीं 3 तरीके के मेल आ सकते हैं। पहला मेल आपको शो कॉज नोटिस आ सकता है जिसे हम REG 03 कहते हैं, याद रखिएगा, शो कॉज नोटिस GST REG 03। इसमें आपसे अतिरिक्त जानकारी मांगी जा सकती है। ये जो भी होना है ये अगले 4 या 5 दिनों के अंदर अंदर होना है, नियम अनुसार 3 वर्किंग डे के अंदर अंदर होना होता है। आफ्टर द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन अगले 3 वर्किंग डे के अंदर अंदर आपको या तो शो कॉज नोटिस आ जाएगा या रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। दूसरा जो मेल होता है इसमें देखिए, वैसे शो कॉज नोटिस आपको आ सकता है। दूसरा आपको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए लिंक आ सकता है, तो लिंक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। अगर ये आ गया तो आपको अपना आधार नंबर डालकर आपको उस पर OTP आएगा, आधार OTP डालकर आप आधार ऑथेंटिकेशन कर दें, फिर आप वेट करिए, आपको शो कॉज नोटिस आ सकता है और फिर आपको डायरेक्ट GST नंबर भी दिए जा सकते हैं। और एक और लिंक आ सकता है, वो होगा लिंक फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। अगर ये लिंक आता है तो आप ये मान के चलिए अब इसके ऊपर तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक कराना पड़ेगा और जो भी आपका नियरेस्ट GSK होगा वहां पर आपको अपॉइंटमेंट की डेट पर अपने डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचना और आपको बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने पड़ेंगे। तो मतलब ARN के बाद होने वाला है ये सारा काम, और ये काम जो है वो GST डिपार्टमेंट की तरफ से होने वाला है। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि भाई हमें किसके लिए तैयार रहना है।
अब फिलहाल में क्या होगा वो मैं बता देता हूं आपको कि पार्ट ए कैसे भरा जाता है। यह पार्ट ए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूं मैं यहां पर मार्च 2025 के लिए। बिल्कुल अपडेटेड वीडियो है। आपने इससे पहले भी हो सकता है बहुत सारे वीडियो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के देखे हो, मेरे खुद के अगर आपने कोर्सेज परचेज कर रखे तो वीडियो देखे हो सकते हैं। लेकिन अभी जो नई प्रोसेस है, हमेशा समय के साथ हमें अपने आप को क्या करना होता है, अपडेट करना होता है, अपग्रेड करना होता है। तो बिल्कुल जो आज की प्रोसेस है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अपने आप को यह बताना होगा कि हम किस रूप में रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं। मेरे पास एक पार्टी है जिसका मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है और प्रोप्राइटरशिप फर्म में एक कपड़े की दुकान रन करते हैं और इनका मुझे जीएसटी नंबर लेना है। तो ये इनका ये दुकान का नाम भी है और उत्तर प्रदेश की पार्टी, तो हम इनका रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आपको कभी भी ध्यान देना, अगर आप किसी व्यापारी का रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हो तो आपको टैक्स पेयर लेना है। अगर आपको किसी डिडक्टर, टैक्स डिडक्टर, टीडीएस डिडक्टर का रजिस्ट्रेशन लेना है, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट ऑफिस है उसका रजिस्ट्रेशन डालना है, या फिर कोई मेटल स्क्रैप व्यापारी उसका रजिस्ट्रेशन डालना है, आपको किसी ई कॉमर्स कंपनी का रजिस्ट्रेशन डालना है तो आपको ये ऑप्शन लेना है। जीएसटी प्रैक्टिशनर के रूप में रजिस्टर्ड होना है तो ये ऑप्शन लेना है। एनआरटीपी को रजिस्टर्ड करना है, या कोई यूनाइटेड नेशंस की कोई बॉडी है, यूआईएन नंबर लेना आपको उनके लिए, या कोई फॉरेन एम्बेसी है उनके लिए यूआईएन नंबर लेना है, या अदर कोई नोटिफाइड पर्सन है, या फिर ओआईडीएआर है उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक नॉर्मल व्यापारी का रजिस्ट्रेशन आप यहां से करेंगे तो टैक्स पेयर ले लीजिए। स्टेट आपको देखिए, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज लेना होता है। जितने राज्यों में व्यापार उतने ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने होंगे। जितने राज्यों में व्यापार उतने जीएसटी नंबर लेने होते हैं, उतने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने होते हैं। इसलिए आपको जिस भी व्यापारी का आप जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहे हैं, आपको उसका स्टेट यहां पर पिक करना होगा। मैं अभी फिलहाल में उत्तर प्रदेश के लिए यहां जा रहा हूं रजिस्ट्रेशन लेने। जब आप अपना स्टेट लेते हैं तो आपको यहां से उस स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट नजर आते हैं। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट का ये व्यापारी है आपको डिस्ट्रिक्ट ले लेना है, ठीक है। जैसे मैंने ये ले लिया डिस्ट्रिक्ट। लीगल नेम हमेशा पैन नंबर पे लिखा होता है। तो देखिए मेरे केस में जैसे मान लो ये पैन नंबर मैं यहां से ओपन कर लेता हूं ताकि आपको इसका लीगल नेम पता चल जाए। तो पैन नंबर पर जो नाम लिखा होता है वो लीगल नेम होता है। तो जैसे ये पैन नंबर पे नाम लिखा हुआ है तो आप सेम टू सेम नाम यहां पर फीड करेंगे, ठीक है। और पैन नंबर आपको यहां पर डालना होगा। बिना पैन नंबर के आप जीएसटी में नहीं रजिस्टर्ड हो सकते। एनआरटीपी एकमात्र ऐसा व्यापारी हो सकता है जो बिना पैन नंबर के जीएसटी में रजिस्टर्ड हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता। पैन नंबर जरूरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आपने पैन नंबर डाल दिया। अब देखिए एक और चीज बताता हूं, अगर आपने पैन नंबर नहीं है आपके पास तो आप जीएसटी नंबर तो ले नहीं सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट यहां पर गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एनएसडीएल का लिंक दे रखा है। आप डायरेक्ट यहां से क्लिक करिए, 49A ओपन होगा एनएसडीएल पर, जाके आप पैन के लिए आवेदन करिए, पैन लीजिए, फिर जीएसटी की तरफ आइए। तो ये लिंक दे रखा है। फिलहाल में मुझे यहां पर क्लिक करने की जरूरत नहीं। ईमेल आईडी हमें यहां पर डालना होगा। हमेशा आप ईमेल आईडी डालिए उसी व्यक्ति का जिसका आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। तो अभी मैं फिलहाल में मुझे जो ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है मैं वो डाल देता हूं। और आप याद रखिएगा ये ईमेल आईडी आप हर किसी का नहीं डाल सकते। मोबाइल नंबर भी आपको अपने डालने होंगे, क्योंकि आपने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने हैं उसी पे आगे आपको सारे ओटीपी और बार बार आपसे ओटीपी आएंगे। तो आप किसी और के डॉक्यूमेंट्स को यूज करके जीएसटी में कभी रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। ऑलराइट, तो ये मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन नंबर डाल दिया है। अब ये कहलाता है कैप्चा कोड। तो आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालना होता है और प्रोसीड जैसे ही करते हैं। अब देखिए यहां पर आपको क्या बोला जा रहा है। आपने पहले भी अप्लाई किया था, याद रखिएगा 6 मार्च को अप्लाई किया था। इन्होंने पहले भी अप्लाई किया था, कितनी मार्च को, 6 मार्च को, ठीक है। और यहां पर इनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था। आज कितनी मार्च है, 19 मार्च। 6 मार्च को पहले ट्राई कर चुके हैं, पहले अप्लाई कर चुके हैं, रिजेक्ट हो चुकी है एप्लीकेशन। अब दोबारा अप्लाई करने जा रहे हैं और रिजेक्शन का कारण बता रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी कुड नॉट बी वेरीफाइड फ्रॉम ऑफिशियल साइट ऑफ पीवीवीएनएल। इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो कॉपी अटैच की गई है वो उस वेबसाइट से वेरीफाई नहीं हो पाई है। तो इन्होंने क्या किया होगा, जब अप्लाई किया होगा तब इनसे डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस भेजा होगा। उस नोटिस में इनसे और कोई अतिरिक्त डॉक्यूमेंट मांगा गया होगा एड्रेस प्रूफ के लिए। इन्होंने उस नोटिस का या तो रिप्लाई नहीं किया होगा या फिर और कोई डॉक्यूमेंट अटैच करके नहीं भेजा होगा जिससे डिपार्टमेंट सहमत हो पाए। तो इस वजह से डिपार्टमेंट ने उस एप्लीकेशन को क्या कर दिया,
रिजेक्ट कर दिया। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी के हिसाब से डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किया गया तो दोबारा आपको वो सेम इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी अगर आप लगा रहे हो तो दोबारा ये सेम टू सेम चांस है रिजेक्ट होने के। ये देखिए पीवीवीएनएल का है, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का ये लाइट बिल है, इनकी वेबसाइट से नहीं वेरीफाई हो पाया। ठीक है, अब आप समझिए इसी वजह से पहले जो एप्लीकेशन लगाई गई थी वो क्या हुई, रिजेक्ट हुई। अगर मैं यहां इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा रहा हूं तो दोबारा चांस है कि मेरे को नोटिस सो कॉज नोटिस भेजा जाएगा और सेम रीजन की वजह से मुझे नोटिस आ सकता है। तो ऐसे केस में या तो आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ का, वो आप लगा लीजिए। अगर आपका खुद का ये लाइट का बिल है, मतलब आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, तो आप अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं, वरना सेम टू सेम नोटिस आने के चांसेस वापस रहेंगे। अगर हम सेम गलती दोबारा करेंगे तो सेम सोकोज नोटिस हमें मिलने वाला। ठीक है, फिलहाल में मैं आपको सिखाने के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं। देखिए ये मुझे क्या पूछ रहे हैं, यू ऑलरेडी हैव अबव रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी मैप्ड अगेंस्ट पेन, डू यू विश टू प्रोसीड। मैंने कहा यस, प्रोसीड करते हैं। अब मोबाइल और ईमेल दोनों पर एक एक ओटीपी गया, चलिए ओटीपी डालते हैं। दोनों पे सेपरेट सेपरेट ओटीपी जाता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के वक्त एकमात्र ये वो जगह है जहां पर मोबाइल और ईमेल दोनों पे अलग अलग ओटीपी गया होगा, इसके बाद ओटीपी सेम आएगा। ओके, नाउ प्रोसीड करते हैं एंड सी अगेन हमने पार्ट ए सबमिट कर दिया है। आफ्टर द सबमिशन ऑफ पार्ट ए ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन यू विल फाइंड टीआरएन नंबर, टेम्पररी रेफरेंस नंबर, एंड द वैलिडिटी ऑफ टीआरएन इज 15 डेज। आज मैं 19 मार्च को अगर ये अप्लाई किया है मैंने, तो मेरा टीआरएन 3 अप्रैल तक वैलिड है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है, आपका टीआरएन कितने तारीख तक वैलिड है, 3 अप्रैल तक वैलिड है। ठीक है, अब आप यहीं से आगे पार्ट बी की तरफ प्रोसीड करेंगे, तो आपको यहां से पार्ट बी की तरफ प्रोसीड करना, लेकिन आपको याद रखना ये टीआरएन नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि जब प्रोसीड करेंगे दोबारा टीआरएन डालना पड़ेगा। मैं कॉपी कर रहा हूं, वापस से ओटीपी आएगा, प्रोसीड कर रहा हूं। अब मेरे को यहां से टीआरएन डालने हैं, ये कैप्चा डालना है, अगेन एक ओटीपी जाएगा। अब की बार ओटीपी मोबाइल और ईमेल पे सेम जाएगा। ठीक है, प्रोसीड करते हैं। टीआरएन को इस्तेमाल करके पार्ट बी भरा जा सकता है अगले 15 दिन में। सोचिए अभी मेरे को कोई काम आ गया और मैं चला गया, तो मैं कल को पूरी कर सकता हूं इस एप्लीकेशन। हाँ, प्रोसीड। और अब आप देखिए आपने ये REG 01 का पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है, अब आप पार्ट बी की तरफ जा रहे हो, तो आप यहां से एक्शन बटन में ड्राफ्ट बटन पे क्लिक करेंगे और आप पार्ट बी में एंट्री ले लेंगे। यह है पार्ट बी, याद रखिएगा। और आप देख सकते हैं अगर आज मार्च 2025 में आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे किसी का भी, तो आपको पार्ट बी कुछ इस तरीके से नजर आएगा। नए रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन है ये। ठीक है, इसमें आपको बिजनेस डिटेल, मतलब ये टोटल 10 नंबर ऑफ टैब्स हैं, या इन्हें आप टेबल कह सकते हैं, जो 1 बाय 1 आपको कंप्लीट करनी होगी। जब आप यहां तक पहुंचेंगे आपका प्रोफाइल का परसेंटेज कितना हो चुका होगा, 100 हो चुका होगा। अब हम फटाफट ये सारी चीज़ें डालते चलते हैं और मैं आपको समझाता चलता हूँ कहाँ क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो देखिए सबसे पहले बिजनेस डिटेल, इसमें आपका लीगल नेम ऑफ द बिजनेस नज़र आ रहा है, जो पैन नंबर वाला नाम है। पैन नंबर, आपका पैन कब बना था वो भी नज़र आ रहा है। ट्रेड नेम, आप जिस भी नाम से व्यापार करते हैं उसे कहते हैं ट्रेड नेम। ये ट्रेड नेम है, देखिए जिस नाम से आप व्यापार करते हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपके बिजनेस का क्या है, तो आप बता दीजिए ये एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है। ठीक है, कोई एडिशनल ट्रेड नेम हो, जैसा मैं पहले भी बताया था कि अगर एडिशनल ट्रेड नेम हो तो हम यहाँ बताकर ऐड कर सकते हैं। जैसे कई सारे बिजनेस कर रहे हो अलग अलग नाम से, तो आप दिखा सकते हो, अन्यथा आपको दिखाने की जरूरत नहीं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आपका आ ही रहा है, उत्तर प्रदेश स्टेट आ ही रहा है। कंपोजिशन में जाना है, अगर आपको देखिए सीटीपी स्कीम लेनी है तो आप यहां से इस बटन को यस करके सीटीपी के रूप में, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। नहीं सीटीपी के रूप में रजिस्टर्ड होना नो करिए। कंपोजिशन लेना है तो आप इसको यस कर सकते हैं, नहीं करोगे तो आप रेगुलर की तरह रजिस्टर्ड होंगे। तो बस ये वो बटन है जहां से अगर मैंने इसको यहां पर ग्रीन कर दिया
तो मैं कंपोजिशन की तरह रजिस्टर्ड होऊंगा। अगर मैंने इसको ग्रे ही रखा तो मैं रेगुलर स्कीम में चला जाऊंगा। बस यहां से स्विचिंग होती है, यहां से आप अपनी स्कीम पिक कर सकते हैं। अब आपने यहां से कंपोजिशन ले लेनी है, ठीक है, और आप बता दो कि भाई आप क्या करते हो। तो आपने जैसे यहां पर अपना सप्लाई बता देना है। जैसे होटल और रेस्टोरेंट वालों को यह डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो किस तरीके की सप्लाई कर रहे हैं। आपको यहां पर कुछ भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़िए, हियर बाई आप यहां डिक्लेरेशन करिए। आप अपना रजिस्ट्रेशन क्यों लेने जा रहे हो, तो हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली क्लास में कि अगर हमारा टर्नओवर नहीं हुआ उतना 40 लाख नहीं क्रॉस हुआ तो हम यहां वॉलंटरी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? वॉलंटरी बेसिस ले लेंगे, और हम अपना बिजनेस कब शुरू किया था वो बता देंगे। तो जनरली आप बता देना कि आपने बिजनेस तो अपना 1 अप्रैल 2024 से ही शुरू, मतलब बिजनेस तो आपका पहले से चल रहा है, रजिस्टर्ड अब आप होने जा रहे हैं, राइट। और अगर आपके पास पहले से कोई रजिस्ट्रेशन है, प्रोप्राइटरशिप के केस में नहीं दिखाने की जरूरत होती, लेकिन अगर है तो आप यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन बता सकते हो कि आपके पास कोई टिन नंबर था सेल टैक्स में, या आपके पास कोई सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर था, या इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड है, आईसी कोड है, आपके पास कोई एंटरटेनमेंट टैक्स रजिस्टर, मतलब किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन है तो आप यहां बता सकते हो। कोई शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्ट्रेशन है तो आप यहां बता सकते हो। बाकी प्रोप्राइटरशिप के केस में आपको यह बताने की जरूरत नहीं है, ओके। और यहां पर बताया जा रहा है कि आपको ट्रेड नेम का कोई डॉक्यूमेंट है तो आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अब देखिए हमारे केस में क्या है कि इन्होंने फोटो भेजा हुआ है, मैं चाहूं तो इस फोटो को अटैच कर सकता हूं यहां से, ठीक है, नहीं भी करोगे चलेगा, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, याद रखिएगा। तो देखिए मैं यहां से डेस्कटॉप पे गया एंड इधर मैंने इन सारे डॉक्यूमेंट को एक फोल्डर बना के रखा हुआ, ये वाला, इसमें जाके मैंने इसको पिक कर लिया। 5 GB तक, 5 MB तक का आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ट्रेड नेम का ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। ऑलराइट, सो ये पहली टेबल है जो हमने यहां पर कंप्लीटली भर दी है। कहीं कुछ तो कैटेगरी बताना जरूरी है, एनी अदर बता देते हैं, ठीक है, और आप इसको सेव कर दीजिए। अब आपको देना होता है प्रमोटर या पार्टनर का डिटेल। तो पार्टनरशिप फर्म होती तो पार्टनर को 1 by 1 करके ऐड करना पड़ता। अब प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो ऑनर को ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट फादर नेम इनका यहां पर हम डाल देंगे। तो फादर नेम हमें कहां से मिल जाएगा? पेन से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने पेन को ओपन कर रखा है। का लास्ट नेम हो गया। डेट ऑफ बर्थ आपको पेन पे मिल जाएगी, और मोबाइल नंबर आपको इनका स्वयं का डालना है, वही डाल दो जो अभी हमने डाला ना आगे पार्ट ए में, उसी को आप यहां पर दोबारा डाल सकते हैं, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप के केस में प्रोप्राइटर और बिजनेस एक ही माना जाता है। तो ऐसे केस में आप सेम मोबाइल नंबर यहां रिपीट कर दीजिए। ईमेल एड्रेस आप यहां पर डाल दीजिए। देखिए वैसे मैं आपको बता दूं, मैं यहां पर ये रजिस्ट्रेशन डालने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि मुझे डैम श्योर 99% मैं आपको कह रहा हूं क्या आएगा? नोटिस आएगा, क्योंकि आप वही गलती दोबारा करने जा रहे हो जो गलती आपने इसी महीने पहले कर रखी है। आप वही इलेक्ट्रिसिटी बिल आप अपलोड करने जा रहे हो जो पहले भी किया होगा। तो ऐसे केस में आप, कई बार क्या होता है, क्लाइंट भी बहुत जिद्दी होता है, नहीं आप तो डाल दो, आपने बोला कि नहीं अधूरे डॉक्यूमेंट नहीं, आप डाल दो, जब नोटिस आएगा तब देखा जाएगा। तो आप अपने क्लाइंट को पहले से प्रिपेयर करके रखो कि एक और कोई ना कोई डॉक्यूमेंट इसी एड्रेस का तेरा नाम का तैयार रखना। और दूसरा डॉक्यूमेंट क्या होगा? लाइट बिल तो आप लगा रहे हो, अब दूसरा डॉक्यूमेंट होगा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जो आपके नाम पे होंगे, तो आपको वो डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ सकते हैं, तभी आपको जीएसटी नंबर मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार आजकल डिपार्टमेंट ये भी करने लग गया, बहुत सारे राज्यों में मेरे को ये भी बोला जा रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट अधूरे हैं, और हमसे जब शो कॉज नोटिस मांगा गया तो डिपार्टमेंट का हमारे पास कॉल भी आया, कैंसल मतलब रिजेक्ट, हमारी एप्लीकेशन डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं की, डिपार्टमेंट ने इनको कॉल किया कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट लेके प्रेजेंट होइए, आपके डॉक्यूमेंट अधूरे हैं। तो आपको चला जाना चाहिए उस केस में, क्योंकि आपका काम तभी हो पाएगा। तो ऐसा अगर होता है तो आप जाके मिलिए उनसे बकायदा और उनको क्योंकि अब ये देखिए लाइट बिल कोई फर्जी तो नहीं हो सकता है, तो अब ये वो उन्होंने इतना मेहनत नहीं किया होगा कि इसको क्रॉस चेक करें, इन्होंने डायरेक्ट ही क्या थमा दिया, इनको शो कॉज नोटिस दे दिया। अब ये आपको किसी लेवल पे फर्जी लग रहा है क्या? तो उस केस में हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि सर ये मेरा लाइट बिल है, आपको चेक करिए। तो आपको हो सकता है बुलाया जाए और आपको जाना पड़े। ऑलराइट,
अब मैं ये नहीं कह सकता यहाँ पर वीडियो में। ओके, तो जाके मिलना भी पड़ सकता है। यहाँ से आप जेंडर डिफाइन करिए और आप डेजिग्नेशन बता दीजिए। डेजिग्नेशन में आप ऑनर बता दीजिए, प्रोप्राइटर भी डाल सकते हैं। कंपनी होती तो आप डायरेक्टर नंबर डालना पड़ता है आपको यहाँ, ठीक है। और हम अगर इंडियन सिटीजन है तो हमें ये ऑप्शन यस ही रखना है और हमारा ये पैन नंबर ऑलरेडी डला हुआ है। लेकिन अगर आप कोई विदेशी, जैसे किसी पार्टनरशिप फर्म में या किसी बिजनेस में आप कोई NRI है, तो आपको फिर उसका पासपोर्ट नंबर डालना होता है, ठीक है। इसको नो करके यहाँ पासपोर्ट नंबर डालना होता है। आधार नंबर यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। इनका एड्रेस यहाँ से आपको पिक करना है। पिन कोड डाल देते हैं, कितना है 0। आपने ये पिन कोड डाल दिया, ठीक है। अब देखिए इस पिन कोड में सामने एड्रेस निकल कर आ रहा है, ये आ रहा है, इस पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपने पिन कोड डाला तो मोटे मोटे तौर पे आप उस एरिया पे पहुंच गए। ये होता है जियो मैपिंग। जियो सिस्टम से आपको अपना एड्रेस मैप करना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर अब मेरे को नहीं पता ये एरिया इनके आसपास कौन सा एरिया लग रहा है। ये तो बिहार पहुंच जाएंगे हम। ओके, अगर आप मैपिंग नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। आप यहां पिन कोड डालिए, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। जैसे आप ये लोगे, ये आपका वो एरिया आ गया, ठीक है। अब आप यहां से लोकेलिटी डालिए, कौन सा KOT, ये देखिए ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका रहेगा, ये आ गया एग्जैक्टली। लोकेलिटी में क्या कर देते हैं, खास कर देते हैं, नियर बाई। लैंडमार्क में हम क्या डाल देते हैं, नियर बाई प्राइमरी स्कूल। ओके, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इनका फोटो अटैच करना होता है, ठीक है। तो फोटोग्राफ में क्या होता है कि जैसे आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अब पासपोर्ट साइज फोटो अटैच कर लीजिए, 100 KB के अंदर अंदर होना चाहिए। ये अब फोटो मैंने अटैच कर लिया है और इन्हीं को हम ऑथराइज सिग्नेटरी बना लेते हैं। प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता है, प्रोप्राइटर को ही हम क्या मानते हैं, ऑथराइज सिग्नेटरी, और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ये सेव कर दिया, ठीक है। अब हमें आगे बढ़ना है। ऑथराइज सिग्नेटरी हमें इसी को बनाना है। आप इसको प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी बना लें, यहां से क्लिक करें। सारी डिटेल वो की वही रहने वाली है, आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और आप लास्ट में जाके क्या करिए, सेव कर दीजिए। मैंने आपको पिछली एक क्लास में ये भी बताया था कि जब पार्टनरशिप फर्म होती है या कंपनी होती है, बहुत सारे पार्टनर होते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं, तो फिर उसमें से आपको अगर किसी को ऑथराइजेशन देना है तो आपको उसके फेवर में ऑथराइजेशन लेटर या पावर ऑफ अटॉर्नी अटैच करना पड़ता है, यहां से वो अटैच होता है। लेकिन प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन ही होता है। आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब आप कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप सेव एंड कंटिन्यू करिए। जैसे जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करते चलेंगे, आप देख सकते हैं आप आगे बढ़ते चलेंगे और आपकी प्रोफाइल भी कंप्लीट होती जाएगी। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अच्छा, हमेशा एक चीज और ध्यान रखिए कि आप ये भी जरूर पकड़ लीजिए कि कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस तो नहीं है, कोई गोडाउन तो नहीं है, कोई अदर जगह कोई और बिजनेस तो नहीं है। आप अपनी पार्टी से जरूर पूछ लीजिए। तो अभी हमारे केस में अभी हमने जियो मैपिंग किया था, वही यहां पर हमें करना है, सेम एड्रेस का, क्योंकि उसी एड्रेस पर ये अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। क्या अब आपको यहां पर लेना होता है सेक्टर, वार्ड, सेक्टर 2 में। तो ये सेक्टर 2 में है इनका बिजनेस, आप सेक्टर ले लीजिए। अगर आपको यहाँ से सेक्टर का नहीं आइडिया हो तो आप सेंटर ज्यूरिसडिक्शन के लिंक दे रखा है, वहाँ से आप पता कर सकते हैं। कमिश्नरेट आपका जो लगता है वो ले लीजिए। डिवीज़न गोरखपुर फर्स्ट डिवीज़न लगता है जो, और कुशीनगर लगता है रेंज, ठीक है। ये आपने ले लिया यूं का यूं। आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर दे रखा है। और आपको यहाँ पर बताना होता है कि भाई ये आपकी खुद की प्रीमाइसेस है, क्योंकि सिर्फ लाइट बिल जमा करा रहे हो तो खुद की होगी, रेंट वगैरह होती तो रेंट एग्रीमेंट होता। तो आप ऑन कर दीजिए, आप यहाँ बता दीजिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा रहे हो। और अब आपको क्या करना है, अपना वो जो फाइल है लाइट बिल वाला, उसको आप यहाँ से अटैच कर लीजिए।
अब आपने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल अटैच कर लिया है। कई बार क्या होता है, ज़्यादा बेटर ये रहता है कि आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट अटैच करिए सेम एड्रेस को सपोर्ट करते हुए, ताकि रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाए। सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का चांस यही होता है, डॉक्यूमेंट्स जो हम एड्रेस प्रूफ के लिए अटैच करते हैं वो सही नहीं होते हैं, उसकी वजह से रिजेक्ट होती है एप्लीकेशंस। ओके, हमें यह भी बताना होगा कि हम इस जगह क्या कर रहे हैं। तो जैसे आपका यहाँ रिटेल बिजनेस चल रहा है, आप मान लो यहीं से आप अपना होलसेल बिजनेस कर रहे हो, मल्टीपल एक्टिविटी दिखा सकते हो कि आप वहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है, रिटेल बिजनेस, होलसेल बिजनेस, सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप ऑफिस बता दो, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री बता दो, जो भी कर रहे हो आप वो बता दो। एडिशनल प्लेस तो नहीं आपके, आप नो रखिए, अगर है तो आपको यस करके आगे सेम टू सेम एडिशनल प्लेस के लिए भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़े। 10 जगह तो 10 के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे। सेव करिए, यस करिए और आगे बढ़िए। अब आपको देखिए एडिशनल प्लेस नहीं है तो आप कंटिन्यू करिए। अब आपको यहां पर बताना होता है कमोडिटी, किसका आप व्यापार कर रहे हैं। तो मैक्सिमम 5 कमोडिटी गुड्स और सर्विस में आप ले सकते हो। ठीक है, 5 गुड्स के अंदर, 5 सर्विस के अंदर। तो जैसे ये मैंने गुड्स ले रखा है और अब मुझे यहां पर गुड्स में, अब देखिए आप कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो तो यहां पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि ये व्यापारी तो नहीं हो आप, ये सब नोटिफाइड मैन्युफैक्चरर है जिनको कंपोजिशन स्कीम ब्लॉक्ड है, ये लोग नहीं ले सकते कंपोजिशन स्कीम। टोबैको मैन्युफैक्चरर, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर, पान मसाला मैन्युफैक्चरर, एरेटेड वाटर मैन्युफैक्चरर, ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर, बिल्डिंग ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर नहीं ले सकते। तो ये नोटिफाइड मैन्युफैक्चरर जिनको कंपोजिशन में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो आप यहां पर अपना HSN कोड डालिए जो भी प्रोडक्ट्स में आप डील करते हैं। अगर आपको HSN नहीं याद है तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट का नाम डाल सकते हैं। जैसे क्लोथिंग बिजनेस है, क्लोथ का ही गारमेंट्स का, तो आप ये देखिए मैंने जैसे क्लोथ लिखा यहां पर, ये देखिए आ गया क्लोथिंग एक्सेसरीज अपैरल्स, है ना। तो आप इनको आप यहां से पिक कर सकते हैं और आप 5 पिक कर सकते हैं। मैंने अभी 1 पिक किया, अब मैं दूसरा पिक कर लूं। गारमेंट, ये देखिए ये गारमेंट आप लिखोगे यहां पर, ये आ जाएगा क्लोथिंग एक्सेसरीज, ये गारमेंट के। ठीक है, तो आपने ऐसे 5 तक पिक कर सकते हो। ठीक है, वैसे ये 61 62 वाली ही है रेंज पूरी। आप यहाँ पर गारमेंट व्यवसायी लिख सकते हो, ये आप ऐसे पिक कर सकते हैं इनको, ये अदर गारमेंट लिख, मैक्सिमम 5। मैंने 4 लिया है, अब मैं सेव कर देता हूँ। अब आपको अपना स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डालना होता है। जैसे अगर आपका कोई प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन है ना, कोई आपका स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर वगैरह डाल सकते हो, जनरली हम नहीं डालते हैं। सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है आधार ऑथेंटिकेशन, आप इसको यस कर दीजिए। ये आपका नाम है, ये सब कुछ है, आप यहां से आप इसे सेव एंड कंटिन्यू करिए। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा और ईमेल आईडी होगा उस पर एक लिंक जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। और मैंने आपको ये भी बोला है कि जरूरी नहीं कि आधार ऑथेंटिकेशन के लिए लिंक जाए, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए भी लिंक जा सकता है, दोनों में से एक के लिए जाएगा। तो आपको इस प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ेगा। आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करिए और ओके कर दीजिए। और अब सबसे अंतिम जो स्टेप होती है वो होती है वेरिफिकेशन। आप यहां से वेरीफाई करिए, आप अपना नाम सेलेक्ट करिए, आप यहां से एड्रेस डाल दीजिए। जैसे मैं यहां डाल रहा हूं कुशीनगर से, ये अप्लाई हो रहा है। और अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं हमेशा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, साइन करने के लिए, DSC और EVC। कंपनी और LLP है तो DSC से आप यूज करिए, और अदरवाइज आप EVC पे क्लिक करिए। OTP गया होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल आईडी पर जो अभी आपने पार्ट ए में भरा था। और जैसे आप अपना OTP वैलिडेट करेंगे, आप देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन लग गई है, मैसेज आ गया है सक्सेसफुली सबमिशन है। और कुछ मिनटों के अंदर अंदर आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ARN नंबर भेज दिया जाएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर। हमारी तरफ से काम हो गया है। इस तरह से GST रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाता है। अब आपको वेट करना होगा आधार ऑथेंटिकेशन लिंक का या बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन लिंक का, दोनों में से जो भी प्रोसेस हो उस प्रोसेस के जरिए आपको, देखिए पहली प्रोसेस होगी आधार ऑथेंटिकेशन लिंक आया अगर, तो वहां आपको अपना आधार नंबर डालना होगा, OTP दोबारा आएगा, वो OTP डालोगे, सबमिट करोगे, आपकी तरफ से काम हो गया। दूसरी प्रोसेस में क्या होगा, आधार ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक बेस्ड अगर आपको लिंक आता है तो उसमें आपको आपका जो नियरेस्ट GSK होगा उसका एड्रेस भी दे रखा होगा और वहां पर आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करना होगा। तो आप अपना डेट एंड टाइम डालोगे,
मतलब वहां कुछ स्लॉट दे रखे होंगे ऑलरेडी डेट और टाइम के साथ, आपको वहां से पिक करना होगा और उसी टाइम और उसी डेट में आपको अपना उसी एड्रेस पर जाना होगा, साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके, ओरिजिनल आधार और पैन नंबर लेके। ऑलराइट, और वहां से आपको बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस से गुजरना होगा, उसके बाद ही आपको जीएसटी नंबर मिल सकता है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपके सामने आपको फेस करने को मिल सकता है। और देखिए, अगर एप्लीकेशन में कमी रही तो आपको शो कॉज नोटिस भी आएगा, तो शो कॉज नोटिस में आपको अपनी कमी को पूरा करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। दोबारा आपको अगर शो कॉज नोटिस आया तो आपको तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता जब तक आप उनकी उस क्वेरी को फुलफिल नहीं करते। ऑलराइट, तो ये था एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो मैंने इस क्लास में आपको बताया, और इस तरह से जीएसटी में हम रजिस्टर्ड करेंगे किसी भी व्यापारी को। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।